Hello everyone, this is Pratham Sharma. I hope your day was good as mine, or even more good. Today is 11th Feb, and I'm here with the topics with the legal articles from Live Law and one from Indian Express that I found absolutely stunning, absolutely beneficial for all the judiciary aspirants, and of course all the law students and law community. The very first being the mention of the headings is mention of section 307 IPC, which is attempt of murder. Mention of 307 IPC in FIR doesn't bar question of case on settlement if offense isn't made out from allegations. तो देखिए हुआ क्या है, दरअसल मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज का ये मैटर है और हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर रहा था। हाई कोर्ट सेड कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी एफआईआर को। किसी इंसान ने एफआईआर दर्ज कराई और वो एफआईआर में उस इंसान ने लिख दिया कि ये जो है 307 का मुकदमा है, दैट इज किसी पे आरोप लगाया गया कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। ठीक है, ये एलिगेशन था, ये चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई है, ये पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दैट इज मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेके अपना जुडिशियल माइंड लगा के 307 नहीं लगाया, एफआईआर में ये बात हुई। तो हाई कोर्ट सेड कि भाई ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब ये एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बाद ये मैटर था 1991 का। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था ये मामला, तो जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने इसको सोचा कि इस केस को अब और खींचने से फायदा नहीं है। सो इन अ वे दे सेड कि भाई क्वेश करा दीजिए एफआईआर। दोनों पार्टीज में से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हाई कोर्ट सेड नहीं, 307 नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको क्वेश नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल में बस इतना लिखा हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट इतना कहता है कि देखो, जो फैक्ट्स थे वो जब इन पर जब लॉ अप्लाई करोगे, इनकी स्क्रूटनी करोगे इन फैक्ट्स की, तो 307 नहीं लगता। और अगर 307 लग ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, तो फिर आप इस बात को नहीं कह सकते कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, चार्ज तो अभी फ्रेम हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे केस में जिसमें ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, जिसमें चार्ज फिक्स ही नहीं है, जिनमें फैक्ट्स को देख के आप ये देख सकते हो, बता सकते हो कि 307 लग ही नहीं रहा, या और कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लग ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट क्वेश कर सकता है एफआईआर। हाँ जी, बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। तो क्या लिखा हुआ है सुनो, पढ़ रहा हूँ मैं फटाफट। The Supreme Court today, that is Feb 11, observed that mere mentioning of non-compoundable offences in an FIR does not bar the High Court from questioning the case based on a compromise. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई मियर मेंशनिंग, मात्र मेंशन कर देने से कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है एफआईआर में, ये बार नहीं करता हाई कोर्ट को फ्रॉम क्वेश्चनिंग द केस based on a compromise if upon closer scrutiny the facts do not support the charge, citing factors such as the nature of the offense, the severity of injuries, the conduct of the accused, and the impact of crime on society. क्या क्या बोला? citing factors as nature of the offense, offense का nature कैसा है, severity of the injuries, injuries की कितनी सीवियर थी, द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज का कंडक्ट कैसा था, एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन सोसाइटी, और वही जगत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस क्राइम का, क्या ये जघन्य अपराध था। द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट इवन नॉन कंपाउंडेबल केसेस कैन बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। बात समझ गए भाई? तो नॉन कंपाउंडेबल केसेस भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बेंच पर कब? जब आप ये चार फैक्टर्स देख लो, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके ऑफेंस का नेचर कैसा था, और अक्यूज्ड का कंडक्ट कैसा था। अ बेंच ऑफ जस्टिस के वी विश्वनाथन एंड जस्टिस एस वी एन भट्टी was hearing the appeal filed against the Allahabad High Court's decision refusing to quash the criminal proceedings against the appellant for the offence of attempt to murder,
under 307 IPC, even though a compromise had been arrived between the parties. तो parties ने compromise कर लिया था, लेकिन फिर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं क्वेश करते एफआईआर, और उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल जस्टिस के वी विश्वनाथन एंड जस्टिस एस वी एन भट्टी उस चीज़ को सुन रहे थे। उन्होंने बोला बिल्कुल पॉसिबल है, हाई कोर्ट आप मना मत करो। Before the Supreme Court, the appellant argued that High Court had mistaken compounding for quashing. He asserted that the proceedings should be quashed as continuing them would be futile, particularly given the case was pending since 1991 and the nature of the injuries. भाई मेरे जन्म से पहले का पेंडिंग है, ठीक है, तो हो ही गया। Setting aside the High Court's decision, the judgment authored by Justice Vishwanathan found that the High Court erred in not appreciating the difference between the compounding of an offence and quashment of proceedings. Relying on the case of Jian Singh versus State of Punjab and another, ये बात समझे, High Court erred in not appreciating the difference between compounding of offense and quashment of proceedings. Proceedings कब क्वेश की जाती हैं ये बात अलग है, और कंपाउंड ऑफ ऑफेंस का मामला अलग है। सेक्शन 321 या सेक्शन 320 किसका, सीआरपीसी का, टॉक्स अबाउट कौन से ऑफेंस कंपाउंड किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। उसमें भी क्या डिवीजन है कि कोर्ट की परमिशन से कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं। चलो जी, मामला चालू होता है यहाँ से इम्पोर्टेंट। रिलाइंग ऑन द केस ऑफ जियान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर रिपोर्टेड इन 2012, नाम तो सबने सुना होगा। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट क्वेश्चनिंग ऑफ ऑफेंस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटलमेंट between an offender and victim is not the same thing as compounding of offense. Relying on the case of the state of Madhya Pradesh versus Lakshmi Narayan and others, and Narinder Singh and others versus state of Punjab and another 2014, the court observed that factors like nature of offense, severity of injuries, the accused's conduct, and impact of crime on society can justify questioning a non-compoundable case based on a settlement. तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और मेरी बहनों, यहाँ से ये साबित है कि भैया केस चाहे कंपाउंडेबल हो चाहे नॉन कंपाउंडेबल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉन कंपाउंडेबल भी है और पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, भाई कंपाउंडेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल भी अगर है और पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो आप देखो ऑफेंस का नेचर क्या है, आप देखो इंजरीज कितनी सीवियर हैं, आप देखो अक्यूज का कंडक्ट कैसा है, आप देखो सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके बेसिस पे अपना निर्णय लो। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। आगे बात बढ़ती है। इन नरिंदर सिंह, दो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 307 आईपीसी would fall within the category of cases which cannot be settled, it added that the high court, court should still examine if the addition of section 307 IPC was justifiable from the allegations। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि नरिंदर सिंह केस ने कहा कि कोर्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड कि सेक्शन 307 तो भाई उस कैटेगरी में है जो सेटल नहीं किया जा सकता। इट एडेड दैट हाई कोर्ट शुड स्टिल एग्जामिन, हाई कोर्ट को फिर भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि 307 लगाना सही भी था या नहीं। दैट इज 307 आईपीसी के बारे में एफआईआर में लिखना क्या जस्टिफिएबल है, क्या फैक्ट्स के बेसिस पे 307 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। The judgment quoted the observations from Narinder Singh is as follows। पढ़ें, पढ़ते हैं। However, ध्यान से पढ़ना। However, the High Court would not rest its decision merely because there is a mention of Section 307 IPC। हाई कोर्ट सिर्फ इसलिए अपने हाथ पैर न बांध ले कि इस एफआईआर में 307 का जिक्र है, in the FIR or the charge is framed under this provision, या चार्ज फ्रेम हो गया। अच्छा जी, तो फिर ये भी बात है कि अगर चार्ज भी भले ही फ्रेम हो गया हो तो भी सिर्फ हाई कोर्ट को अपने हाथ नहीं बांधने चाहिए। सही बात है, चार्ज फ्रेम हुआ है, प्रूफ थोड़ी हुआ है। इट वुड बी ओपन टू द हाई कोर्ट, इट वुड बी ओपन टू द हाई कोर्ट टू एग्जामिन
as to whether incorporation of section 307 IPC is there for the sake of it or the prosecution has collected sufficient evidence. ये एग्जामिन करना पड़ेगा हाई कोर्ट को कि 307 सिर्फ नाम का है या फिर प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस भी कलेक्ट किया है, which if proved would lead to framing the charge under 307 IPC. For this purpose, it would be open to the High Court to go by the nature of injury sustained, whether such injury is inflicted on the vital or delicate parts of the body, nature of weapons used. However, such an exercise by the High Court would be permissible only after the evidence is collected after an investigation and the charge sheet is filed, charge is framed, or during the trial. ठीक है, would be permissible. However, such an exercise by the High Court would be permissible only after the evidence is collected after investigation and charge sheet is filed या फिर charge is framed या फिर during the trial. Such exercise is not permissible when the matter is still under investigation. Investigation में matter है तब आप ये नहीं कर सकते. कब कर सकते हो? जब चार्ज शीट फाइल हो गई या फिर चार्ज फ्रेम हो गया या फिर ट्रायल के दौरान. It was reiterated in Lakshmi Narayan that the mere mention of Section 307 IPC in the FIR or charge sheet should not be the basis of adopting a hands-off approach. Coming to the facts of the present case, the court noted that the invocation of 307 IPC was not justifiable. The specific act of firing was attributed to one accused who has since died. The allegations against the appellants are general and vague in nature. The court held that considering the injury and the nature of the weapon used, certainly no offense under 307 IPC is made out. We are also inclined to conclude that considering the overall circumstances, the nature of the weapon and the nature of the injury, fracture of the head of distal phalanx of left ring finger, the offense alleged on facts does not fall in that category of cases where the court should deny relief in the event of a settlement. At the highest, the offense alleged could be one under 326 of IPC. It could not be said on facts, considering all the circumstances, that this is a crime which has such a harmful effect on the public and that it has the effect of seriously threatening the well-being of the society. We make it clear that we are saying so on the facts of the present case. ध्यान से, we make it clear that we are saying so on the facts of the present case. We are also firmly of the opinion that proceeding with the trial when parties have amicably resolved the dispute in the present case would be futile, and the ends of the justice require that the settlement would be given effect by quashing the proceedings. It would be a grave abuse of process to let this trial remain pending under the above circumstances, particularly when the dispute is settled and resolved. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई मैक्सिमम 326 आईपीसी का केस हो सकता है. क्या है सेक्शन 326 आईपीसी माय फ्रेंड? 326 आईपीसी, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन और मींस. अच्छा यार, ठीक है भाई, ध्यान रखना. वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद द यूज ऑफ क्या था, विद द हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन्स बाय और मींस. चलो तो भाई ग्रीवियस हर्ट का केस होता है यूजिंग डेडली वेपन्स. ठीक है, ये केस का टाइटल क्या है इस केस का? नौशी अली, अच्छा जी, वर्सेस स्टेट यूपी. ओके. सेकंड है भाई हैंड कफिंग एंड चेनिंग अक्यूज टू हॉस्पिटल बेड शॉकिंग. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स हरियाणा गवर्नमेंट टू इशू गाइडलाइंस टू पुलिस. भाई इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इसमें अक्यूज को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में जो बेड था उस पर लिटा दिया और उसको लिटा दिया और भाई लिटाने के बाद उसके पैर वैर को पकड़ लिया और हॉस्पिटल के बेड से बांध दिया. ठीक है, जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब भी मेरे ख्याल से हैंडकफ्स में ले गए हैं और पैर वैर में जंजीरें बांध के ले गए. तो वही कहा है कि आर्टिकल 22 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है. देखो हल्का सा पढ़ लो. ड्यू टू पुलिस फेलियर टू इन्फॉर्म द डिटेनी. और हाँ, ये अरेस्ट भी कैसी थी इस केस में? ये अरेस्ट भी लीगल थी. ठीक है, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, उसमें कई सारे पार्ट्स है, ये उसमें से एक पार्ट है. तो हल्का सा पढ़ लो, दैट्स इट. Declaring an arrest illegal due to police's failure to inform the detainee of grounds of arrest. इसलिए illegal थी कि डिटेनी को इन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए. ठीक है, सेक्शन 50 सीआरपीसी का उल्लंघन किया इन्होंने और ग्राउंड्स ही नहीं बताए.
अच्छा, ऊपर से उन्होंने बोला कि हमने वाइफ को बता दिए, ऐसा कुछ हुआ कि हमने वाइफ को बता दिए। तो कोर्ट ने कहा वाइफ को बताना, इसको बताना सेम बात थोड़ी है, तो अरेस्ट इलीगल था। उसमें कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड बाय हरियाणा पुलिस ट्रीटमेंट, हैंडकफिंग एंड चेनिंग हिम टू हॉस्पिटल बेड, ऑर्डर द स्टेट टू इशू गाइडलाइंस प्रिवेंटिंग सच एक्शंस एंड इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद आर्टिकल 22 क्या है, देखो यहाँ खोल रखा है मैंने, 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टी, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, इसकी बात हो रही है। सुनिए आगे, ये पढ़िए बस। Before we part with this judgment, we must refer the shocking treatment given to the appellant by police. He was taken to a hospital while he was handcuffed and he was chained to the hospital bed. This itself is a violation of the fundamental right of the appellant under Article 21 of the Constitution. The right to live with dignity is a part of rights guaranteed under Article 21. We therefore propose to direct the state government to issue necessary directions to ensure that such illegalities are never committed. तो भाई बस ध्यान रखना, तुम्हारे सामने किसी को चेन वेन में बांध के ले जा रहे हो तो बोलना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, मेरे दोस्त हो ये, और ज़्यादा कुछ बोले हैं तो नाम बता देना, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, एंड अनदर, नाम तो बड़ा प्यारा है, विहान कुमार, किसी हीरो का नाम लग रहा है मुझे। ठीक है, अगला सुनो। अरेस्ट इलीगल इफ रीजंस नॉट इन्फॉर्म्ड, वही ऊपर वाला, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आर्टिकल 22(1) इज वायलेटेड, उसका उल्लंघन हुआ है। क्या है आर्टिकल 22(1), पढ़ लो। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। कोई भी इंसान जिसे अरेस्ट किया गया है उसे डिटेन नहीं किया जाएगा बिना बताए, एज सुन एज मे बी, क्या बताए, grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. अपनी मनपसंद का उसको लीगल प्रैक्टिशनर भी मिलेगा, इस राइट को आप नहीं ले सकते उससे। वो लिखा है नथिंग, नोटिंग, सुनो सुनो सुनो, noting that informing an arrested individual of the grounds for their arrest is a fundamental right under Article 22 of the Constitution. The Supreme Court today, my friends, today Feb 7 का है, stressed that this information must be conveyed clearly and effectively. The court also emphasized the magistrate's duty to ensure compliance with Article 22 during remand. ये शब्द आया ना, ये शब्द देख रहे हो, मजिस्ट्रेट। जब तुम मजिस्ट्रेट बनोगे, ठीक है, तो जब मजिस्ट्रेट आप बन जाएंगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर यू हैव टू एंश्योर दैट दैट द compliance with article 22 clause 1 during remand has been fulfilled, noting that any violation could warrant the person's release or justify the granting of bail even in cases with statutory restrictions। ठीक है, नहीं कंप्लाई किया है तो भाई उसको छोड़ो, उसको बेल दो। चलो दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं। इवन नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 50 सीआरपीसी विशिएट्स ट्रायल से जस्टिस कोटेश्वर सिंह। भाई 50 सीआरपीसी बात करता है इसकी, दो अधिकार देता है सेक्शन 50 सीआरपीसी। इसमें से एक क्या है, यही कि उसको बताओ ग्राउंड्स क्या हैं उसकी अरेस्ट के, और दूसरा राइट कौन सा है सेक्शन 50 सीआरपीसी का, उसको बताओ अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बताओ कि उसको बेल का अधिकार है। सेक्शन 50 दो राइट देता है, एक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ, ठीक है, और दूसरा अगर ऑफेंस बेलेबल है तो उसको बताओ कि उसको बेल का अधिकार है, बेल का अधिकार है, ये इन्फॉर्म करो। अच्छा, फिर सेक्शन 50A भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, नॉमिनेट करने का पर्सन को, नॉमिनेटेड पर्सन का राइट, पढ़ना इसे जाके। ठीक है, चलिए, एक इंसान को नॉमिनेट करे वो, किसको जानकारी देनी है, उस बारे में है सेक्शन 50A। ये पढ़िए। इन एडिशन टू द ऑब्जर्वेशन मेड बाय जस्टिस ओका, जस्टिस सिंह ऑब्जर्व दैट even non-compliance with section 50 CRPC, which mandates informing the arrested person's friends, relatives, or nominated individuals about the arrest,
and location of detention vitiates arrest. He said the provision ensures the detained person's access to legal recourse and prevents their disappearance. Failure to comply with Section 50 can also render the detention illegal. ठीक. Next. Article 22 informing relatives about arrest isn't compliance on duty to inform arrest of grounds of arrest. आपने रिलेटिव्स को बता दिया, ठीक है, उसको बताया नहीं कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, तो वो ये सब नहीं माना जाएगा. लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू रिलेटिव. वाइफ वाइफ रिलेटिव खैर अंतर है, बट यस, communication of the grounds of arrest to the relative or wife of the arrestee is no compliance with the mandate of article 22. ठीक है. Mentioning the grounds of arrest in the remand report is no compliance with the requirement of informing the arrest of the grounds of arrest. तो पुलिस ने कहा था कि हमने रिमांड रिपोर्ट में तो लिख ही दिया था, रिमांड रिपोर्ट में लिख दिया हमने, या यूं कह लो कि वो जो अरेस्ट मेमो बनता है उसमें हमने लिख दिया. मेमो बनाना पड़ता है ना कि कब अरेस्ट हुआ, कितने बजे अरेस्ट हुआ, क्या जुर्म किया, तो उस मेमो में हमने लिख दिया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, वो अलग चीज़ है, और सेक्शन 50 का कंप्लाइंस अलग चीज़ है, या फिर आर्टिकल 22(1) का कंप्लाइंस अलग चीज़ है. ठीक है, दैट इज नॉट इक्वलेंट. द स्टैंड टेकन बाय द हाई कोर्ट वाज दैट एपरेंट्स वाइफ वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट. स्टेट ने बोला, पुलिस ने कहा, information about the arrest is completely different from the grounds of arrest. The grounds of arrest are different from the arrest memo. The arrest memo incorporates the name of the arrested person. Arrest memo के बारे में CRPC में जिक्र है कि arrest memo में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. I guess 50 नहीं 41A में शायद, याद नहीं मुझे, प्लीज़ आपको देखना पड़ेगा, अभी हम देख लेंगे. या फिर तो वो कह रहे हैं कि अरेस्ट मेमो का जिक्र अलग चीज़ है, और अरेस्ट मेमो का जो फॉर्मेट होता है वो सीआरपीसी में नहीं है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो पुलिस एक्ट्स है उनके हिसाब से होता है कि अरेस्ट मेमो में क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए. तो वो बोल रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द अरेस्ट मेमो. द अरेस्ट मेमो इनकॉर्पोरेट्स द नेम ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, हिज परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ एफआईआर एंड सेक्शन अप्लाइड. सुनो ध्यान से, अरेस्ट मेमो क्या क्या होता है. अरेस्ट मेमो इनकॉर्पोरेट्स द नेम ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पहली चीज. हिज परमानेंट एड्रेस, क्या क्या आ गया, नाम, पता, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस पता, पूरा परमानेंट भी और प्रेजेंट भी, पर्टिकुलर्स एफआईआर, एफआईआर के पर्टिकुलर्स, चौथा क्या सेक्शन आपने अप्लाई किया है. ठीक है. फिर प्लेस ऑफ अरेस्ट, पांचवा, प्लेस ऑफ अरेस्ट, डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट, सिक्स्थ डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट. 7, the name of the officer arresting the accused and name, address and the phone number of the person to whom information about arrest has been given. तो पुलिस के बारे में 8, इंफॉर्मेशन किसे दे रहे हो उस बारे में, ये सारे अरेस्ट मेमो चीज़ें होती हैं. ठीक. लेट मी सी अरेस्ट मेमो. अरेस्ट मेमो in CRPC. 41B. 41B mandates the certain obligations of every police officer while making an arrest, including being visible, clear identification of their name, preparing a memo of arrest. ठीक है, 41B में बात है. तो ये ध्यान रखना कि अरेस्ट मेमो में क्या क्या होता है. आगे बढ़िए, समझ गए ना. नाम होना चाहिए जिसको अरेस्ट किया, पता उसका, एफआईआर के पर्टिकुलर्स, सेक्शन क्या लगाया, जगह, डेट टाइम, किसने अरेस्ट किया, उसका पुलिस वाले का नाम, इन्फॉर्मेशन किसको देने के लिए बुला गया है, वो सब. तो ये अलग है, और उसको अरेस्ट के ग्राउंड बनाना अलग बात है. दैट्स इट. आगे बढ़िए, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर.
contents of FIR inadmissible and cannot be proved through investigating officer in if informant died a natural death, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अलग है, ये केस अलग है, इसका नाम नाम तो जानना का अधिकार आपको है। इसका नाम है ललिता वर्सेस विश्वनाथन क्रिमिनल अपील। अच्छा जी, तो ललिता वर्सेस विश्वनाथन का है नाम। देखिए हुआ क्या, सुनिए। इसमें लिखा है कंटेंट्स ऑफ एफआईआर इनएडमिसिबल एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ इन्फॉर्मेंट डाइड अ नेचुरल डेथ। बात क्या है इसमें, मेरे ख्याल से विक्टिम जो है इसमें एक लड़की थी, विक्टिम, ठीक है। आई गेस शी डाइड, सेक्सुअल ऑफेंस इसके साथ हुआ था, शी डाइड, एंड इसके फादर यहाँ पे इन्फॉर्मेंट थे, ठीक है। अब उनकी हो गई है डेथ, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेंट तो एफआईआर इन्होंने दर्ज कराई, इनकी होगी डेथ। अब व्हाट दे आर सेइंग कि भाई क्या हम एफआईआर को, क्योंकि देखो एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस होता नहीं, अगर एफआईआर की सब्सटेंटिव वैल्यू के बारे में जब चर्चा की जाती है तो वी से दैट एफआईआर इज नॉट द प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरिन। मतलब एफआईआर में जो लिखा है, आप सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, एफआईआर में जो लिखा है, एफआईआर उस चीज का सबूत नहीं है, जो उसमें लिखा है आप उसको प्रूव कर दो, हो गई एफआईआर प्रूफ, यानी फिर वो बन गया कुछ महत्वपूर्ण चीज। लेकिन एफआईआर तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे किसी के बारे में कुछ भी बोल दूं, सबूत थोड़ी है जो मैंने बोला वो सच है। तो एफआईआर कोरोबोरेशन का काम कर सकती है, यानी मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, मैं आगे चल के कोई बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी वही बोली थी, वो कोरोबोरेशन का काम करती है, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन फिर अगर कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, दैट इज जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, नॉर्मली तो कोरोबोरेशन के लिए ही काम आएगी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए काम आ सकती है कि तुम पहले ये बोल रहे थे अब तुम ये बोल रहे हो, ठीक, एविडेंस लॉ में। बट अगर डेथ हो जाती है इन्फॉर्मेंट की तो आप उसको एज डाइंग डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक, आप उसको एज डाइंग डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हो। पर कंडीशन क्या डाइंग डिक्लेरेशन यूज करने की, कि जो केस चल रहा है, जो केस चल रहा है, यानी जो मैंने एफआईआर कराई है, मेरी डेथ भी उसी एफआईआर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर मेरी डेथ का और एफआईआर का कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं, तो फिर मेरी एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन मानने का फायदा क्या, मतलब देयर इज नो लिंक बिटवीन एफआईआर एंड माय डेथ, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल्स है ना, कि डाइंग डिक्लेरेशन कब माना जाता है किसी स्टेटमेंट को, जब वो स्टेटमेंट डेथ से ही रिलेट करे। भाई मेरी डेथ का एफआईआर का कोई नाता नहीं, तो क्यों हम एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन माने, वही लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड, सुनिए ध्यान से, Supreme Court recently clarified that for an FIR lodged by a deceased person to hold an evidentiary value, its content must be corroborated and proved. Elaborating, the court said that if an informant's death has no connection whatsoever with a complaint lodged, then the FIR's content will not be admissible in the evidence. दोबारा पढ़ो। FIR lodged by a deceased person to hold any evidentiary value, its content must be corroborated and proved. Elaborating, the court said, if an informant's death has no connection whatsoever with a complaint lodged, then FIR's content will not be admissible in evidence. Thus, in such cases, contents cannot be proved through the investigating officer. In other words, unless an FIR is treated as dying declaration, deposition of FIR contents by the officer would not make the same admissible. ऑफिसर ये आगे बोले कि देखो एफआईआर में ये बात थी, तो तो वो ये साबित नहीं कर देता कि एफआईआर में जो बात थी वो सही बात थी। बस इतनी बात तो ठीक है कि ऑफिसर ने बता दिया कि हाँ यही बात बोली थी उसने, अब इसको प्रूव दूसरे एविडेंस से करना पड़ेगा। एफआईआर है सिर्फ इस बात पर, ये नहीं कह सकते कि एफआईआर है तो सच ही होगी। बात समझ गए? द कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट ऑफिसर कैन ओनली आइडेंटिफाई हिज एंड द इन्फॉर्मेंट सिग्नेचर ऑन द एफआईआर। ऑफिसर सिर्फ अपने सिग्नेचर और इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर को वेरीफाई करवा सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है।
Apart from this, he can also depose about the factum of the FIR being registered by him on a particular date and a police station. और वो ये इस बात को डिपोज कर सकता है कि हाँ रजिस्टर की थी उसने एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर दिन पे उस पुलिस स्टेशन में इस FIR को, ठीक है। एंड in case death of the informant has no nexus with the complaint lodged, he that is he died a natural death and did not succumb to the injuries inflicted on him in relation to a matter, the contents of FIR would not be admissible in evidence. In such circumstances, the contents cannot be proved through the investigating officer. वही लिखा हुआ है बस, ठीक है इसमें। ये बढ़िया। The relevant importance of FIR is far greater than any other statement recorded by the police during the course of investigation. It is the foremost information the police gets about the commission of an offense, and which can be used to corroborate the story put forward by the first informant under section सुनिए and which can be used to corroborate the story put forward by the first informant under section 157. 157 के अंडर आप corroborate कर सकते हो या contradict कर सकते हो उसका version by facts under section 145 of the evidence act. ये रख लेना 145 और ये 157 in case you do not remember them, in case he is summoned as a witness in the case by that court. ठीक है, नाम क्या है इसका, केस का ललिता वर्सेस विश्वनाथ। एक चीज और रुकिए जरा। इन व्यू ऑफ दिस द कोर्ट हेल्ड ट्रायल एंड हाई कोर्ट वर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट in allowing the police officer to prove the FIR contents to bolster the court cited certain decisions including Harkirat Singh versus State of Punjab 1997. Okay, चलिए द लास्ट थिंग फॉर द डे, क्योंकि आजकल अ वेरी फेमस केस इज गोइंग ऑन, किसका, रणवीर अलाहाबादिया, दैट इज बियर बाइसेप्स। तो एक इंडियन एक्सप्रेस में आज ही एक आर्टिकल आया विच विल बी पब्लिश्ड इन टुमारोज न्यूज़पेपर, और ये सुंदर इसलिए है कि इन्होंने चर्चा की है एक सेक्शन की, ठीक है। वो सेक्शन जुड़ा हुआ है ऑब्सीन शब्द से अंडर द लॉ, और मेरा पर्पज़ है कि आपको पता चल जाए कि वो सेक्शन क्या है और उस सेक्शन का आईपीसी में क्या था और अब वो बीएनएस में क्या है। देखते हैं सवाल क्या है। वेयर रणवीर अलाहाबादियाज कमेंट्स ऑब्सीन वर रणवीर अलाहाबादियाज कमेंट्स ऑब्सीन अंडर द लॉ। The Indian judiciary is no stranger to hearing cases about works or actions of public figures being labeled obscene. What are the laws governing obscenity in online content? How do courts determine if a piece of media is obscene? Why this article is wonderful? पहली बात, एक तो ये सेक्शन से डील करेगा, वो आपको समझना है। एक ये हिस्ट्री से डील करेगा कि कैसे ऑब्सिनिटी आगे बढ़ी, और ये सब आपको काम कहाँ आने वाला है, ऐसे राइटिंग में तो बहुत कम आने वाला है। प्लस नॉलेज, नॉलेज है कि नहीं भाई, जन्म के बाद, मतलब हो सकता है आप में से बहुतों को समझ आ गई हो ये बात, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं मेरी एज के आसपास ही होंगे, तो आप में से बहुतों को ये बात समझ आ गई होगी कि हाँ हमारा जन्म हुआ है, अब इस दुनिया में बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए। तो अगर बहुत कुछ हमारे पास सीखने के लिए है तो शायद मेरे ख्याल से जन्म का एक मिशन ये भी होता है कि हमें नॉलेज की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान कभी प्राप्त होगा नहीं तो मज़ा जीने में आता रहेगा। किसी और के पीछे भागोगे तो हो सकता है वो प्राप्त हो जाए, प्राप्त होने के बाद चला भी जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी सुनिए पढ़िए। तो सेक्शन 294 है वो नया सेक्शन बीएनएस में, ठीक है। जो नया सेक्शन की बात हो रही है बीएनएस में वो है सेक्शन 294। जो पुराना सेक्शन है आईपीसी का वो है ये 292। देखिए क्या है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इज आइडेंटिकल टू दैट प्रोवाइडेड इन 294। पहले ऑब्सीन मटेरियल की डेफिनेशन 292 में थी, अब वो पहुंच चुकी है 294 में। इतनी बात हो रही है बस। तो यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस punishes those who sell, import, export, advertise
और प्रॉफिट फ्रॉम ऑब्ससीन मटेरियल। सुनिए, इसमें ये बताया गया है कि कैसे ऑब्ससीन क्या होता है। अब रणवीर अलाहाबादिया ने जो बातें बोली, क्या वो ऑब्ससीन है कि नहीं है, ये डिपेंड करेगा कोर्ट्स पर कि कोर्ट्स क्या करते हैं। इस आर्टिकल में ये समझाया गया कि पहले इंडियन कोर्ट्स हिकलिन टेस्ट को फॉलो किया करते थे। दैट इज, ऐसा समझ लीजिए हिकलिन टेस्ट को, कि ऐसा इंसान जो बड़े ही लोअर तबके का है, यानी ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बुराई की तरफ जा चुका है, दैट इज द लोएस्ट डिनोमिनेटर, हम उसके हिसाब से देखते हैं। यानी मैंने कोई बात अगर गलत बोली समाज में, और मेरे सामने दैट इज सपोज मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोई गलत बात बोली, तो मेरी क्लास में सबसे सबसे निचले वर्ग का जो बच्चा होगा इन द टर्म्स ऑफ माइंडसेट, जो जो उस तरह की सोच को या उस तरह की विचारधारा को खुद भी सोचता होगा, तो क्या उसके चांस हैं मुझे फॉलो करने के? दैट इज हिकलिंग टेस्ट। अगर सबसे नीचे वाला इंसान भी मेरी बात से उस पर असर पड़ जाए, तो हाँ मैं गलत किया, हाँ मैंने ऑब्सीन एक्ट किया। लेकिन बेटा अब हम आगे बढ़े और हमने ऑब्सीन एक्ट के आगे देखा, तो पहले इंडियन कोर्ट्स ऑब्सीन हिकलिन टेस्ट को फॉलो किया करते थे। लेकिन बाद में अब रूल ये है कि हम ये देखते हैं कि एक तो हमें मैटर को एज अ होल देखना है। दैट इज, बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे रील्स कट कट के डाल दी जाती हैं, एंड हमें वो नहीं देखना कि वो पर्टिकुलर रील में क्या था। हमें देखना है कि एज अ होल उस पूरी वीडियो में क्या था। ठीक है, हमें देखना है एज अ होल उस पूरी वीडियो में क्या था और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। सिर्फ एक रील काट कट के डाल दी उस पर डिसीजन नहीं लेना। तो हमें कहानी को एज अ होल देखना पड़ेगा। अब ये फॉलो हो रहा है, पहले नहीं था। पहले ये था कि पहले इंडिविजुअल चीज़ों को हम देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या उसने बुरा बोला नहीं बोला, बाकी चीज़ें साइड हटा दो। अब रूल है, अब सब आप साथ लाओ, एज अ होल देखो, और फिर डिसाइड करो कि उसने कंटेक्स्ट के साथ बोला, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोला, क्या बोला। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं देखना, सेपरेट करके नहीं देखना। दिस इज द रूल दैट इज फॉलोड नाउ। अब ये कौन से केस से फॉलो हुआ, ये नाम इस आर्टिकल में मौजूद है। तो अब कोर्ट करेंगे क्या? इस आर्टिकल में लास्ट में बोल रखा है कि अगर रणबीर अलावादिया का मैटर पहुंचता है कोर्ट के पास, तो व्हाट कोर्ट विल डू इज, वो एज अ होल देखेंगे कि क्या उसने जो बोला वो सेक्सुअलिटी को दिखा रहा है, क्या वो अराउजल किसी भी तरह से कर रहा है, फीलिंग्स का, सेक्सुअल फीलिंग्स का। एंड इफ इट इज डूइंग दैट, देन हाँ उसने वो डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा, 292 के या 294 बीएनएस के अंडर फॉल करेगा, और भाई उसका ट्रायल होगा। प्लस इस आर्टिकल में एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि बहुत पहले एक एक रोमांस, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक वेब सीरीज थी जिसमें आपको पता भी होगा, जिसमें वो बक्का बग्गा करके शायद एक कैरेक्टर था। तो जब उसका केस फाइल हुआ था तब भी कोर्ट ने यही देखा कि एक फाउल लैंग्वेज, दैट इज एक अब्यूजिव लैंग्वेज, और ऑब्सीन एक्ट्स में अंतर होता है। क्या अंतर? अब्यूजिव लैंग्वेज किसी भी तरह के सेक्सुअल फीलिंग्स का सेक्सुअल अराउजल नहीं करती, पर ऑब्सीन मटेरियल एक सेक्सुअल अराउजल करवा देते हैं या उस तरह की फीलिंग्स की तरफ इंसान को ले जाते हैं। तो अब्यूजिव कंटेंट इज डिफरेंट देन ऑब्सीन मटेरियल। दैट इज द होल आर्टिकल अबाउट। लेट अस रीड इट एंड देन कंक्लूड द मैटर। What does it say? Section 294 of BNS punishes those who sell, जो बेचते हैं, import, export, advertise or profit from obscene material such as books, paintings, figures, and also includes the display of any content in electronic form. अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रटने की भी ज़रूरत है, आपको साथ साथ कोशिश करो रट भी जाए। क्या लिखा है? सेक्शन 294 of the BNSS punishes those who sell, import, export, advertise or profit। मतलब क्या? सेक्शन 294 punishes those who sell, import, export, advertise or profit from obscene material such as books, paintings, figures, and also includes the display of any content in electronic form। तो 5 बातें की हैं यहाँ बेचने की, बेचोगे तो कमाओगे भी,
बेचने के लिए या तो इंपोर्ट करोगे कहीं से, ठीक है, कमाने के लिए, सॉरी, और बेचोगे कहाँ, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी करोगे। एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है तुमसे कोई मांगे तो उसके लिए तुम्हें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उससे तुम कमाओगे क्या, प्रॉफिट। अब वो क्या हो सकता है, सच एज ऑब्ससीन मटेरियल क्या हो सकता है भाई, किताबें हो सकती हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, फिगर्स हो सकते हैं, एंड इंक्लूड्स डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये तो है ऑब्ससीन मटेरियल की डेफिनेशन। इट डिस्क्राइब्स सच मटेरियल as that which is less lascivious or appeals to the prurient interest, material which is overtly and excessively sexual, or which would tend to deprave and corrupt persons who are likely to read, see, or hear the matter contained or embodied in it. This can be punished up to 2 years imprisonment and a fine of up to rupees 5,000 for first time offenders. Publishing or transmitting obscene material online can also be punished under Section 67 of IT Act 2000. The definition of obscene material is identical to that provided under Section 294 of BNS. However, it provides a comparatively more rigorous punishment up to 3 years imprisonment and a fine of up to rupees 5 lakhs for a first time offense. तो बोल रहे हैं IT Act के सेक्शन 65 में ज़्यादा पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है, दैट इज रिगरस पनिशमेंट, मोर रिगरस पनिशमेंट एंड अ फाइन ऑफ 5 लाख फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस। ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे हिस्ट्री बता रखी है कि जो ये जो ऑब्ससेनिटी के लॉज हैं ये इन कहाँ से आए। तो बोल रखा है, एक बुक थी, लेडी चैटलीज लवर, इंग्लिश ऑर्डर DH लॉरेंस की एक किताब थी। इनमें कई सारे डिपिक्शंस थे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के। और इसका भाई फिर इनको क्या करना पड़ा, ही हैड टू फेस ट्रायल्स, ऑब्ससेनिटी ट्रायल्स इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। 1928 में इटली में पब्लिश हुई, 1929 में फ्रांस में पब्लिश हुई, although in England and the book was unavailable in an expurgated edition until 1960. 1964 में Supreme Court of India held that book was obscene under 292 of IPC in the case of Ranjit D. Udeshi versus State of Maharashtra 1964. It did so by borrowing from a British case called Queen versus Hicklin, which laid down the हिकलिन टेस्ट। तो ये खास बात है कि भाई रंजीत डी उदेशी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में इसको 292 का पार्ट माना गया। और क्या टेस्ट अप्लाई किया, हिकलिन टेस्ट। क्या है हिकलिन टेस्ट, वो पढ़ो। If the work had a tendency to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, the court held that it must be regarded as obscene. Effectively, the threshold for what can be considered obscene would be judged from the perspective of someone young and impressionable, but also those who already have thoughts of a most impure and libidinous character and are the most susceptible to obscene material. However, years before the SC's judgment, the standard for obscenity in the UK had changed. इंडिया में वैसे ही मामला कभी कभी लेट तो होता ही है। The Obscene Publications Act 1959 stated that a work must be considered as a whole before considering its effect on likely audiences. The United States also shifted the goalpost away from the Hickling test in 1957 in the case of रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। भारत के आज़ाद होने के 10 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपना नज़रिया बदल लिया था, हिगलिन टेस्ट को हटा दिया था। The US Supreme Court held that the test for obscenity was whether to the average person applying contemporary community standards, the dominant theme of material taken as a whole appeals to prurient interest। मतलब आप सबसे ऊंचे इंसान के बारे में सोचो कि उसको ये प्रभाव डालेगा उस पर या नहीं डालेगा। This marked a crucial shift. While the Hicklin test defined obscenity using the lowest common denominator, अब Hicklin test में था कि lowest common denominator देखो, the US and the UK accounted for shifting and evolving societal mores. The Roth case in particular influenced the Indian Supreme Court's choice to adopt the community standards test, my friend। ये है ना, ये हुई ना बात
कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। और इस किस केस में? अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014। तो अवीक सरकार का केस है, ध्यान रखना। अब चलता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट, ठीक है, दैट इज इट। ये था वो, अच्छा ये केस था कॉलेज ऑफ मेंस, ठीक है, बस इतनी बात है। यहाँ लिखा है, इफ द केस इज टेकन फॉरवर्ड द कोर्ट विल हैव टू कंसिडर द शो एज अ होल एंड सी इफ हिज कमेंट्स वर सिंपली vulgar and profane, or if they can be considered obscene for arousing sexual thoughts. That is it. I hope you enjoyed the video. Bye bye for today. Let's meet tomorrow and with another news, with another legal updates. Thank you very much, my friends.